different definitions. जो फर्स्ट है वो है कमांड एरिया। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास वो है कमांड एरिया की। कमांड एरिया क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एरिया, सिंपल डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड an area which is irrigated by canal system. Which is irrigated by canal system. सिंपली हमारे पास जो एरिया का हम जो कैनाल के सिस्टम से जो हम एरिया इरीगेट करते हैं उसी को कमांड एरिया कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन आर देयर। Another definition is gross command area. Gross command area, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है GCA। ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या है? इट इज़ अ टोटल एरिया which can be irrigated by the canal system when we have sufficient amount of water is available, या फिर when we have unlimited water is available। हमारे पास अगर अनलिमिटेड वाटर अवेलेबल है तो उस अनलिमिटेड वाटर से हम कितना अमाउंट ऑफ हाउ मच एरिया वी कैन इरीगेट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल एरिया which is irrigated by the canal system when we have unlimited water is available। okay, simple definition is there। चलिए इसको लिख लीजिए। it is defined as a total area which can be irrigated by a canal system such that unlimited quantity of water is available। ओके, ये एक सिंपल डेफिनेशन है क्रॉस कमांड एरिया के बारे में। जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रॉस कमांड एरिया, वो है इसी के रिगार्डिंग कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखा था CCA। ये भी सिंपल है। इट इज़ द ये कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? ये इसी का पोर्शन होता है कि
जो पोर्शन ऑफ द ग्रॉस कमांड एरिया, जो हमारे कुछ पोर्शन या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द कमांड एरिया, जो हमारे ग्रॉस कमांड एरिया का जो कुछ पोर्शन है जो कि कल्टिवेबल है या कल्चरेबल है, ये है टोटल ग्रॉस कमांड एरिया, मीन्स टोटल एरिया। अब यहाँ पर कोई इस एरिया में कुछ एरिया क्या होगा, जो है एरिया कल्टिवेटेड होगा और कुछ एरिया अनकल्टिवेटेड होगा। मीन्स हमारा ये जो टोटल एरिया होता है ये हम एक साथ क्या इरीगेट नहीं करते हैं, ये तो टोटल एरिया है कि हम उसको इरिगेशन कर सकते हैं जब हमारे पास अनलिमिटेड वाटर सप्लाई अवेलेबल हो। बट ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन ही इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमारे सीज़न वाइज यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास खरीफ है, हमारे पास खरीफ सीज़न है, तो खरीफ सीज़न में हमारे पास क्या खरीफ की जो कुछ हमारे पास क्या क्रॉप्स है उसको क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो उस प्रोड्यूस के लिए जो टोटल एरिया का कुछ पोर्शन ही हम क्या करते हैं उस सीज़न में यूज़ करते हैं। फिर रबी के हो गया तो रबी की सीज़न में फिर अदर यूज़ करते हैं, तो इसी को बोला जाता है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ GCA, इट इज़ द पोर्शन ऑफ जो हमारे पास ग्रॉस कमांड एरिया है उसका कुछ पोर्शन है विच इज़ कल्टिवेबल। ये हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया, इसको कल्चरेबल कमांड एरिया को बोलते हैं कल्टिवेबल कमांड एरिया, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कल्टिवेबल कमांड एरिया। तो ये क्या हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ gross command area. It is defined as the portion of the gross command area which is cultivable or cultivable. सिंपली हमारे पास उसका पोर्शन है कल्चरेबल कमांड एरिया का। तो यहाँ से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें CCA की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमारे पास अगर GCA गिवन है माइनस उस सीज़न में जो हमने अनकल्टिवेटेड एरिया रखा हुआ है, जो हमारे पास है अनकल्चरेबल एरिया, उसको माइनस कर देंगे GC में से, तो फिर हमारे पास मिल जाएगा कल्टिवेटेबल एरिया। तो माइनस अनकल्टिवेबल एरिया, जस्ट माइनस कर दीजिए उसकी वैल्यू को कल्चरेबल कमांड एरिया से, हमारे पास उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास सिंपली कुछ डेफिनेशन। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसको देख लीजिए। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। चलिए देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। It is defined as the percentage of cultivable command area, percentage of CCA proposed to be irrigated annually. Proposed to be irrigated annually. तो यहाँ पर हमारे पास जो इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ CCA proposed to be irrigated annually। सिंपल ये क्या है कि ये हमारा टर्म था कल्चरेबल कमांड एरिया, कि हमारे पास कितना उसका जो टोटल एरिया ग्रोस एरिया उसमें से कितना एरिया हमारे पास कल्चरेबल है, कितना हम कल्टिवेबल कर सकते हैं। अब ये क्या है, उसी टर्म को क्या परसेंटेज के टर्म में लिखा हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ CCA proposed to be irrigated एनुअली, कि एनुअल जो हमारे पास ईयरली, ईयर में हमने कितना जो एरिया है GCA का पोर्शन, कितना एरिया जो हमारा CCA का पोर्शन है हमने उसको इरिगेट कर लिया है। सपोज हमने क्या किया है, जो हमारे पास जो खरीफ सीज़न है उसमें 50% एरिया को यूज़ कर लिया,
और रबी के सीज़न में हमने 60% एरिया यूज़ कर लिया, तो हमारे इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या हो गई एनुअली 50 + 60 मीन्स 110। तो दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, सपोज हमारे पास एक एरिया है टोटल, टोटल हमारे पास एरिया था CCA का, टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर। हमारे पास टोटल जो CCA की वैल्यू है वो 100 मीटर स्क्वायर, तो बहुत ही कम हो गया। हेक्टेयर में जनरली हम लेते हैं एरिया को, मेजर करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को, तो 100 हेक्टेयर हमारे पास है। अब इसका 100 हेक्टेयर का हमने 40 हेक्टेयर है जो है हमने यूज़ कर लिया। किस सीज़न में? खरीफ सीज़न की बात करें सपोज, सबसे पहले फर्स्ट हम खरीफ सीज़न की बात कर रहे हैं। खरीफ में हमने 40% एरिया को हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, हमारे पास कितनी होगी? 40% हमने एरिया हमने यूज़ किया हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ खरीफ डिवाइडेड बाय कल्चरेबल कमांड एरिया। 40 हेक्टेयर को हमने यूज़ कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 हेक्टेयर। इफ़ यू वांट कन्वर्ट टू इनटू जस्ट इन परसेंटेज टर्म, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय द 100। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 40%। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन उस ड्यूरेशन में कितनी होगी? 40%। ओके, सिंपली ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन किस सीज़न के लिए? खरीफ सीज़न के लिए। इसी तरह का अगर रबी की बात करें हम, सपोज हमारे पास ये रबी की हम बात करें, रबी के सीज़न में हमने जो एरिया था उसमें हमने एरिया को जो था हमने 20 हेक्टेयर यूज़ किया। टोटल 100 हेक्टेयर था, उसका 20 हेक्टेयर हमने क्या रबी सीज़न में यूज़ कर लिया। तो हमारे पास अगेन इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या आ जाएगा रबी के सीज़न में? एरिया ऑफ रबी डिवाइडेड बाय CCA, 20 डिवाइडेड बाय 100, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इन केस ऑफ परसेंटेज टर्म तो जस्ट 20%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हमारे पास क्या हो गई? ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, जस्ट ऐड कर दीजिए टर्म्स को, 40 + 20 इज इक्वल टू 60%। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन एनुअली इज 60%। ओके, तो ये हमारे पास एक इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन की एक स्मॉल सी डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ, सिंपली इसको अगर डिफाइन करें हम, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ, सिंपली अगर इसको कहें, जो हमने कैनाल के लिए जो हमने यूज़ किया है, ये कैनाल कितने पीरियड टाइम के लिए हमने यूज़ किया है, टू द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, इट इज़ द रेशियो। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास जो किसी क्रॉप है, किसी क्रॉप का जो बेस पीरियड है वो 120 डेज़ है, 120 डेज़ उसका क्रॉप पीरियड है। क्रॉप 120 डेज़ हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 120 डेज़ का मतलब क्या है, उसका हार्वेस्टिंग जो टोटल सोइंग टू हार्वेस्टिंग टाइम उसका कितना है? 120 डेज़ है। 120 डेज़ है हमारे पास, तो 120 डेज़ हमारे पास ड्यूरेशन, उसको वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट हमने ये जो कैनाल है, कैनाल से जो वाटर आ रहा है वो हमने क्या यूज़ किया हुआ है? टोटल 80 डेज़ हमने कैनाल को यूज़ किया हुआ है। 80 डेज़ हम क्या कैनाल से वाटर ले रहे हैं। तो सिंपली जो 80 डेज़ डिवाइडेड बाई 120 डेज़ है उसी का रेशियो कहलाता है टाइम फैक्टर। मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ सिंपली जो कैनाल पीरियड है, यूज ऑफ द कैनाल पीरियड डिवाइडेड बाय क्रॉप पीरियड इज नोन एज टाइम फैक्टर।
ये हमारे पास इसका वैल्यूज़ जो हमारे पास वैल्यूज़ है टाइम फैक्टर की। ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग period of canal, actual operating period of the canal to the crop period, to the crop period। सिंपली हमारे पास टाइम फैक्टर की ये रेशियो है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर सिंपली ये भी क्या रेशियो है किसका? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज from a canal to its full design capacity, एग्जाम्पल समझिए इसका कैसे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई समझिए हमने किसी कैनाल को डिज़ाइन किया हुआ है 20 क्यूमेक के लिए, 20 क्यूमेक का डिस्चार्ज के लिए हमने क्या कैनाल को डिज़ाइन किया है, बट हमने जो फील्ड पर जो हमने डिस्चार्ज लिया है वो सपोज हमने 5 ही लिया है, 5 हम डिस्चार्ज किया कैनाल एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या मीन सप्लाई डिस्चार्ज फ्रॉम द कैनाल कितना है 5 डिवाइडेड बाय इसकी फुल डिज़ाइन कैपेसिटी। फुल डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी थी 20, तो 5/20 इज नॉन एज सिंपली कैपेसिटी फैक्टर। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं और ताकि और समझने में ईजी तरीके से। चलिए समझ लिए कि ऐसा समझिए कि हमारे पास ये कैनाल सिस्टम है, ये बीच में जो हमारे पास गैप रखा हुआ है वो कैनाल है, और ये जो साइड वाइज है हमारे पास एरिया है जिसको हम क्या कल्टिवेबल कर रहे हैं, ये हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है जिसको हम क्या वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कैनाल एरिया है, हमारी कैनाल है जिसमें फ्लो इस तरीके से होता है। सपोज हमारे पास जो कैनाल का जो डिज़ाइन जो हमने किया है, कैनाल का डिज़ाइन हमने किसके बेसिस पे किया है 20 क्यूमेक के बेसिस पे, 20 क्यूमेक के डिस्चार्ज पे, बट जो हमारे पास फील्ड को जो हम डिस्चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है 5 क्यूमेक। ओके, और हमारे पास कैनाल जो हमारा कैनाल है उसको हमने जो यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है, सपोज जो टाइम पीरियड ऑफ कैनाल जो हमने टाइम यूज़ किया है उसको हमने यूज़ किया सपोज 80 डेज़। 80 डेज़ हम क्या है वाटर को ले रहे हैं, कैनाल से वाटर क्या ले रहे हैं डायरेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं 80 डेज़। और यहाँ पर जो क्रॉप का जो बेस पीरियड है या फिर हम क्या क्रॉप पीरियड जो हमारे पास है जनरली वो है 120 डेज़। ओके, सिंपली हमारे पास इस तरीके से हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर हम टाइम फैक्टर की वैल्यू निकालें
ये क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने बता तो दिया वैसे ही, लेकिन देखते हैं एग्जाम्पल। टाइम फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम फैक्टर मैंने बताया दैट इज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड, एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ द कैनाल टू द टॉप पीरियड और बेस पीरियड जो भी है, क्योंकि इज इक्वल टू होते हैं वो दोनों, तो 80 डिवाइडेड बाय 120। ओके, तो ये वैल्यू अगर जस्ट हम कन्वर्ट करना चाहें इसको परसेंटेज के टर्म में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 66.66% के अराउंड। ओके, 3.333, तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो था टाइम फैक्टर की वैल्यू। अब हमारे पास अगर कैपेसिटी फैक्टर निकाला है, कैपेसिटी फैक्टर इज इट इज द रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज फ्रॉम द कैनाल टू इट्स फुल डिजाइन कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5/20। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसमें, परसेंटेज के टर्म में, तो निकाल लीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया 25%। ओके, यही तो आ गया 5 डिवाइडेड। ओके, तो इस तरीके से ये जो स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस है रिगार्डिंग कि डिज़ाइन कैपेसिटी से कैलकुलेट करने के लिए, उसमें वैल्यूज़ ही कभी कभी काम में आ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ द कैनाल, कि किस तरीके से जो डिज़ाइन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन है किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है उसकी। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है calculation of design discharge of canal, design discharge of canal। किस तरीके से डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल से मतलब क्या है कि किसी भी फील्ड पर, सपोज हमारे पास कोई फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पर हम कोई क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई रबी के सीजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई क्या खरीफ के सीजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कोई पेरेनियल क्रॉप है। पेरेनियल क्रॉप्स का मतलब यहाँ पर हमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर, हमारे पास क्या है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। तो सपोज हमारे पास कोई फील्ड है, हमने उस फील्ड पर क्या किया हुआ है, तो हमारे पास क्या जो फील्ड पर हमने क्या पेरेनियल क्रॉप्स को क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर रबी की जो है उसको क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायरमेंट है फॉर द क्रॉप्स, वही तो क्या है हमें कैनाल में क्या है रिक्वायरमेंट होगी, कि उतना अमाउंट ऑफ वाटर तो क्या होना चाहिए हमारे पास फील्ड पर अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज हमारे पास एक टाइमलाइन ग्राफ है, ये एक टाइमलाइन ग्राफ है। इस टाइमलाइन ग्राफ में हमारे पास एक क्रॉप तो क्या है पेरेनियल क्रॉप है। पेरेनियल क्रॉप को हमारे पास क्या है जो टोटल अमाउंट वाटर का है हमारे पास ऑल थ्रू आउट द पीरियड हमें क्या है रिक्वायरमेंट होती है उसकी। पेरेनियल क्रॉप में हम जनरली क्या शुगर केन को क्या कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई ये कि एक शुगर केन तो हमारे पास डिस्चार्ज शुगर केन के लिए क्या होगा क्यू एस शुगर केन के लिए जो रिक्वायरमेंट है डिस्चार्ज की क्यू रिक्वायरमेंट है, क्यू एस उसको डिनोट कर दिया, और इसकी रिक्वायरमेंट कब है थ्रू आउट द पीरियड हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमने अज्यूम किया कि हमारे पास खरीफ की क्रॉप है, हमारे पास खरीफ की क्रॉप है, तो खरीफ का सीजन कुछ टाइम तक ही रहता है। ओके, देन हमारे पास सपोज कर लीजिए हमारे पास है नेक्स्ट रबी का सीजन। रबी का सीजन भी कुछ टाइम तक ही रहता है, और उसके बाद में हमारे पास है सपोज जायद का सीजन, जायद क्रॉप का सीजन, तो वो भी कुछ टाइम तक ही रहता है। ओके, तो इसको बोल दीजिए
ये हमारे पास क्या खरीफ का सीज़न, तो खरीफ के लिए हमारे पास कितना डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कह दीजिए क्यू खरीफ, क्यू के उसको खरीफ के सीज़न में हमें कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है। और इसको कह दीजिए रबी के सीज़न में हमारे पास इसको बोल दीजिए क्यू आर, और इसको बोल दीजिए क्यू जायद। सपोज हमारे पास इस सीज़न में हमारे पास जायद की रिक्वायरमेंट। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम उस हमारे पास कैप डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज की, ये इन सभी चीज़ों को फुलफिल कर दे। याद रखिए ऐसा कभी नहीं करेंगे, जैसे सपोज हमारे पास क्यू एस, हमारे पास ये थ्रू आउट रिक्वायरमेंट है तो उसकी हमारे पास क्यू एस हो गई, और हमने क्या कर दिया क्यू के प्लस क्यू आर प्लस क्यू जेड भी कर दिया, मीन्स हमने सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और हमारे पास फिर मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया। इस तरीके से वैल्यू कभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि दीज आर द सीजनल क्रॉप। अगर हमारे पास मैक्सिमम डिस्चार्ज, अगर हम जस्ट इसको सबों को प्लस करके फिर डिज़ाइन कर दें तो हमारे पास ये क्या अनइकोनॉमिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा थ्रू आउट हर क्रॉप के लिए, बट ये क्या अनइकोनॉमिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास इतना वाटर की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी जिसके लिए हमने कैनाल को डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम डिस्चार्ज करेंगे कि हमारे पास सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाए और हमारा जो डिस्चार्ज है वो क्या, जो हमारी कैनाल है वो भी इकोनॉमिकल तरीके से डिज़ाइन हो। तो किस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास है टोटल, इसका मैक्सिमम ले लें या फिर इसका मैक्सिमम ले लें या फिर इसका मैक्सिमम ले लें। मीन्स हमारे पास जो डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल है डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, ठीक है, फील्ड पर मैक्सिमम ऑफ क्यू एस प्लस क्यू खरीफ, क्यू एस प्लस क्यू रबी, क्यू एस प्लस क्यू जायद। हमारे पास इसमें से अगर किसी भी जो मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम ले लेंगे तो वो क्या कर देगी, जो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे अदर वैल्यूज़ है उनको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर देगी, जो लोअर वैल्यू अदर उसकी सेटिस्फाई ऑलरेडी हो जाएगी। इसका मतलब है मैक्सिमम इस वैल्यूज़ को हम किसी भी वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो वहाँ पर हमारे पास जो लोअर वैल्यूज़ है अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास है डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल कहाँ पर, एट द फील्ड, ओके, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लॉसेज भी होते हैं, बट यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ क्या हमारे पास की जो डिस्चार्ज की वैल्यू ये तो हमें फील्ड पर रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए ताकि हम क्या यील्ड को प्रोड्यूस कर सकें इकोनॉमिकली। जो हमारा मैक्सिमम यील्ड है वो किससे मिलेगी, इस डिस्चार्ज से। तो चलिए यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट है सिंपली। इस पर से सिंपल डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और न्यूमेरिकली बनेगा, यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है the CCA मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया, the cultivable command area of a water course is 1200 hectare. Intensity of irrigation for sugarcane and wheat crop. Sugarcane and wheat crop are 20% and 40% respectively. The duty of water
the duty of water for the crop at the head of the water course are 720 hectare per cubic and 1800 hectare per cubic respectively. Then find discharge required at the head of the water course. Also calculate design discharge at the outlet assuming time factor equal to 0.8. ओके, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द सीसी ऑफ ए वाटर कोर्स इज 1200 हेक्टेयर में कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है हमारे पास? टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया जो हमारे पास है 1200 हेक्टेयर गिवन किया हुआ है। फिर शुगर केन और व्हीट क्रॉप की यहाँ पे बात की हुई है, 2 क्रॉप्स है वहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है। उसके इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हमें गिवन किया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या है? सिंपली कि कितना एरिया हमने उस सीजन में यूज़ किया हुआ है। 20% एरिया शुगर केन के लिए यूज़ किया हुआ है। 20% एरिया का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन 20% क्या देने का मतलब है कि 20% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया का हमने शुगर केन के लिए यूज़ किया है, और 40% का मतलब 40% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया का हमने व्हीट के लिए यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से ड्यूटी गिवन की हुई है और डिस्चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? चलिए सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट हमारे पास बात कर लेते हैं फॉर शुगर केन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर शुगर केन की हमारे पास दी हुई 20%। सीसी हमारे पास गिवन है, टोटल हमारे पास गिवन है सीसी 1200 हेक्टेयर। तो जो हमारा एरिया है वो कितना आ जाएगा? जस्ट इसका 20%, तो यहाँ पर हमारा 1200 हेक्टेयर। ओके, 1200 हेक्टेयर हमने उसके लिए यूज़ किया हुआ है शुगर केन के केस में। एरिया ऑफ शुगर केन हमारे पास इतना, इसको लिख दीजिए, एरिया ऑफ शुगर केन लिख दीजिए। ओके, ये हमारे पास एरिया ऑफ शुगर केन आ गया। अब ड्यूटी ऑफ शुगर केन क्या दिया बता? ड्यूटी ऑफ शुगर केन, ड्यूटी ऑफ शुगर केन हमारे पास गिवन किया हुआ है at the water course is 730 hectare per cubic। 730 हेक्टेयर पर क्यूबिक। हमने इनिशियली जब ड्यूटी के बारे में डिसाइड किया तो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी हमने पढ़ा था
कि अगर हमारे पास एरिया और ड्यूटी गिवन किया हुआ है, दो टर्म गिवन, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दी या डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। और अगर हमें यहाँ पर अगर ड्यूटी एंड डिस्चार्ज गिवन किया होता तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी का इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन इज कैलकुलेटेड एज, कितना आ जाएगा हमारे पास, जस्ट 240 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक। मैंने कहा था यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये भी क्या है, यूनिट्स के गेम में यूनिट्स में खेलिए। यहाँ पर 2 हेक्टेयर पर 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक, हमें डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पर ये ड्यूटी क्या होगी, डिनोमिनेटर में आएगी, तो हेक्टेयर से हेक्टेयर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यूमेक ऊपर पहुँच जाएगी, तो हमारे पास क्यूमेक की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरीके से इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.328 क्यूमेक। ओके, चलिए यहाँ पर इसका किसका, शुगर केन के लिए तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। नाउ फॉर व्हीट, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर व्हीट के लिए हमारे पास गिवन किया हुआ था 40%। तो यहाँ पर एरिया फॉर व्हीट कितना आ जाएगा, 40% ऑफ हमारे पास CCA का, तो ये आ गया हमारे पास 480 हेक्टेयर। ओके, सिंपली ड्यूटी ऑफ हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई थी ड्यूटीज की 1800 हेक्टेयर। ड्यूटी ऑफ व्हीट, ड्यूटी फॉर व्हीट ये गिवन की हुई है 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द व्हीट इज QW बोल दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 1800 क्यूमेक, ये हमारे पास क्यूमेक। इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.267 क्यूमेक, ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट। तो अब टोटल डिस्चार्ज हमें कितना रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ओनली 2 ही क्रॉप की वैल्यूज गिवन की हुई है। अगर 2 वैल्यू की क्रॉप्स की वैल्यू गिवन की हुई है तो सिंपली हमारे पास जस्ट ऐड कर दीजिए दोनों को, क्योंकि शुगर केन क्या है हमारे पास टोटल थ्रू आउट पीरियड चाहिए, और व्हीट क्या हमारी रबी क्रॉप है, जो हमारी विंटर क्रॉप है। तो यहाँ पर टोटल डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल डिस्चार्ज at water course is equal to sugar cane plus QW wheat। शुगर केन का हमारे पास जो डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, वो कैलकुलेट की थी 3.28, .328 प्लस 0.267, तो जस्ट ऐड कर दीजिए इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.595 क्यूमेक। तो दिस इज द आंसर। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आउटलेट हमारे पास वाटर कोर्सेस पे कितना डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था एक टाइम फैक्टर की वैल्यू हमें गिवन की हुई थी। कैलकुलेट द डिजाइन डिस्चार्ज इफ द आउटलेट, जो हमारा पास आउटलेट फैक्टर जो हमारे पास गिवन किया होता है टाइम फैक्टर एट द आउटलेट पॉइंट पर, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, टाइम फैक्टर हमारा क्या था, तो हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी
टाइम फैक्टर जो सिंपली टाइम फैक्टर जो था हमारे पास, कह सकते हैं कि कितना हमारे पास यूज़ कर रहे हैं हम, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है अपॉन क्यू डिज़ाइन हमारे पास, ये एक्चुअली टाइम फैक्टर नहीं है, यहाँ पर ये कैपेसिटी फैक्टर होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन गलत किया हुआ शायद ये। तो हमारे पास ये 595 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो दिया हुआ था वो है 0.8, तो यहाँ पर हमारे पास 4743 क्यू मैक आ जाएगा। एक आउटलेट पर कितना हमें डिज़ाइन डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, जस्ट उसे डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 ही क्रॉप थी, ये हमारे पास हमने यहाँ पर वैल्यू और अदर वैल्यूज़ को क्या है जो अदर क्रॉप्स है वो कैलकुलेट नहीं की। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं सिंपली वहाँ पर, बट क्या दिया होता है यहाँ पर जो क्रॉप्स है वहाँ पर क्रॉप्स की जो नेम्स है वो क्या बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर शुगर केन, हम वीट की हम बात करते हैं, वहाँ पर राइस भी आ जाता है, वहाँ पर ग्राम्स वगैरह या फिर मस्टर्ड वगैरह कुछ भी दे देते हैं। ओके, तो वहाँ पर हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन वो भी सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाएगा, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, इसी में ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट हमारे पास अब क्या है चीज़ों को बढ़ा दिया गया है एक। अब उस केस में हम किस तरीके से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से गिवन किया हुआ है, द पेस पीरियड intensity of irrigation intensity of irrigation and duty of water for a canal system is given below. Find the reservoir capacity. Find the canal capacity कर लीजिए, find the canal capacity if CCA is 40,000 hectare and assume canal losses are 25%। ये क्वेश्चंस में गिवन किया हुआ है। अब जो क्रॉप्स है हमारे पास गिवन की हुई है वो टेबलर फॉर्म में गिवन की हुई है, एक अदर जो डेटा है वो टेबलर फॉर्म में गिवन किया हुआ है। कौन कौन सी क्रॉप्स हमें गिवन की हुई है वो देखते हैं। ये क्रॉप्स हमारे पास है, क्रॉप्स हमारे पास गिवन है वीट, शुगर केन की क्रॉप्स गिवन की हुई है, शुगर केन, कॉटन, राइस एंड वेजिटेबल्स। ओके, जो हमारे पास बेस पीरियड है वो गिवन किया हुआ है इनके लिए,
वीट के लिए गिवन किया हुआ है 120, शुगर केन के लिए गिवन किया हुआ है 360, कॉटन के लिए गिवन गया है 180, देन 120 एंड 120 के लिए गिवन गया। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूटी की वैल्यू गिवन की हुई है, ये गिवन की हुई है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। ये वैल्यूज गिवन की हुई 1800, 1700, 1400, 800 and 700. The next value is intensity of irrigation. Intensity of irrigation is given as 20, 10, 15 and 50. ओके, तो ये हमारे पास गिवन किया हुआ है। क्रॉप्स गिवन की, क्रॉप्स 5 क्रॉप्स हमारे पास 5 क्रॉप्स गिवन की हुई है इस बार। लास्ट टाइम हमने 2 क्रॉप्स ही थी, इस टाइम 5 क्रॉप्स गिवन की हुई है। बेस पीरियड का गिवन किया हुआ है, डेज में वैल्यूज गिवन की हुई, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन की वैल्यू गिवन की हुई है। और हमारे पास अब पूछा है इन्होंने कैनाल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कैनाल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए अगर लॉसेस इतने हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज हमारे पास वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, हमारे पास डिज़ाइन डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपली जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हमारे पास गिवन किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन से हम क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एरिया उस क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट है, कितना एरिया उस क्रॉप्स के फील्ड पर हमने क्या किया है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 20% इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दी हुई है, तो 20% किसका, CCA का। यहाँ पर एरिया की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो एरिया हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट कर लीजिए इसको। एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन को CCA से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 20% के टर्म में याद रखिएगा, जस्ट कर दीजिए कितना है 40,000। तो यहाँ पर हमारे पास कितना एरिया आ जाएगा, 8,000 हेक्टेयर। हेक्टेयर में वैल्यूज आर गिवन। ओके, यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 8,000, अगेन 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4,000, 15,000 है, 15% है, यहाँ पर आ जाएगा 6,000 हेक्टेयर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया की जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट हो गई। अब डिज़ाइन डिस्चार्ज की वैल्यू किस तरीके से, जस्ट एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन की हुई थी इस तरीके से हमने प्रीवियसली निकाला था, एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी। तो कर दीजिए एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी, यहाँ पर ही निकाल देते हैं इसको भी, जो डिस्चार्ज है फॉर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी, एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी जब हम करेंगे तो 8,000 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1800, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.44 क्यूब वीट के लिए। शुगर केन के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.47, सॉरी 4.70। सिर्फ ओनली कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ओनली कुछ भी नहीं है। 2.85, 7.5, 8.57 क्यूमेक में सारी वैल्यू ओके। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंट जो वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होता है, जो पेरिनियल क्रॉप है, क्यों शुगर केन हमारे पास है पेरिनियल क्रॉप में यहाँ पर, प्लस जो हमारे पास रबी क्रॉप है या फिर मैक्सिमम क्या है हमारे पास खरीफ क्रॉप है, या फिर हमारे पास जो
वेजिटेबल क्रॉप्स, उसका जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आएगी उसकी वैल्यूज़ को हमें पता करना है। बट यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास हमें पता क्या होना चाहिए, इन क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप्स खरीफ सीज़न की है, कौन सी क्रॉप रबी सीज़न की है, कौन सी क्रॉप हमारा पेरिनियल सीज़न की है। कभी कभी ऐसे यहाँ पर हमने कुछ, जब हमने सीजन्स पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर सीज़न ऑफ इंडिया में, तो हमने कुछ बताया था कि एग्जांपल में बताया था कि कौन सी क्रॉप किस सीज़न से रिलेट करती है। तो यहाँ पर भी सिंपली कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर तो वीट क्रॉप तो हमारी क्या है, रबी सीज़न की क्रॉप, या रबी सीज़न से क्या करती है, ये बिलोंग करती है। तो इसको सिंपली कह सकते हैं रबी सीज़न की क्रॉप है, ये तो हमारी रबी सीज़न की क्रॉप है। ओके, शुगर केन हमारी पेरिनियल क्रॉप थी, तो इसको पेरिनियल क्रॉप बोल दिए। तीसरी कॉटन हमारी खरीफ क्रॉप में था, राइस भी हमारे पास खरीफ क्रॉप्स में था, और वेजिटेबल हमारे पास जायद सीजन में था। ओके, तो अब हमारे पास जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है, मैक्सिमम डिस्चार्ज है, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे हमारे पास। डिज़ाइन डिस्चार्ज एट फील्ड पर, एट फील्ड या फिर वाटर कोर्स पर, कि ये हमारे पास अमाउंट, इतना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फील्ड पर होना ही चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स की क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और ये जो डिस्चार्ज वैल्यूज़ है, याद रखिए ये डिस्चार्ज वैल्यू फील्ड पर रिक्वायरमेंट है। याद रखिए ये कोई कैनाल या उस पर निकालें, ये हमारे पास इतना डिस्चार्ज, तो हमारे पास ये क्या हमने ड्यूटी के टर्म्स में निकाला है, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन के टर्म्स में निकाला, तो कि इतना मिनिमम डिस्चार्ज हमारे पास फील्ड पर अवेलेबल होना चाहिए। ये अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हमारे पास क्या है, फील्ड पर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और कैनाल में तो क्या होगा, डिस्चार्ज डिफरेंट होगा, इससे ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। क्यों, जब कैनाल क्या होता है, बहुत ही एक लेंथ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर इजीली तरीके से ऐसा नहीं है कि जस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, नहीं, यहाँ पे 100 ऑफ किलोमीटर्स के क्या कहते हैं कैनाल सिस्टम होते हैं। तो वहाँ से कैनाल जब में वाटर फ्लो होता है तो नंबर ऑफ लॉसेज आर देयर। हम ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। एवोपरेशन एंड सीपेज लॉसेज आर मेजरली आर देयर। तो वहाँ पर क्या ये जो लॉसेज है, क्या वाटर को क्या करते हैं, इवोपरेट कर देते हैं, या फिर सीपेज लॉसेज में वाटर क्या कन्वर्ट हो जाता है। सपोज हमने क्या है, कैनाल के जो मेन पॉइंट है जहाँ से कैनाल स्टार्ट हो रही है, वहाँ से हमने क्या 100 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज प्रोवाइड किया, तो वो 100 क्यूब जैसे जैसे फील्ड पर आएगा तब वो 100 नहीं रहेगा, वो 100 का क्या होता है, रिड्यूस होकर 80 या 70 रह जाता है। तो यहाँ पर हमें फील्ड पर क्या होना चाहिए, इतना, जब हमारे पास फील्ड पर इतना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज अवेलेबल होनी चाहिए, तो कैनाल पर क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आता जाएगा वो क्या रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पर कैनाल पे क्या होना चाहिए, हमारे पास जो फील्ड पर वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर डिज़ाइन डिस्चार्ज एट द फील्ड क्या होगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, क्यू शुगर केन प्लस क्यू रबी फसल, क्यू शुगर केन प्लस क्यू खरीफ, क्यू शुगर केन प्लस क्यू जायद। रबी की क्रॉप में हम क्यू शुगर केन प्लस रबी की क्रॉप में हमने वीट हमारे पास है, क्यू शुगर केन पेरेनियल क्रॉप में, और खरीफ की क्रॉप में हमारे पास क्यू कॉटन है एंड क्यू राइस है। जायद की क्रॉप में हमारे पास वेजिटेबल्स है। ओके, तो ये वैल्यूज़ को हमारे पास यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमारे पास जो हमारे पास शुगर केन है उसके लिए डिस्चार्ज की वैल्यू 4.7 प्लस रबी के लिए 4.44, 4.7 प्लस कॉटन हमारे पास है 2.85 प्लस 7.5, देन 4.7 प्लस जायद के लिए हमारे पास है 8.57। ओके, तो दिस वैल्यू विल कम। तो हमारे पास ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.14, 15.05, 13.27। These all values are in QMAC. Okay. तो ये हमारे पास वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दिस इज द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलिए अब हमारे पास दिया हुआ था कैनाल पे
हमें वैल्यू जो निकालनी है वह निकालनी है कैनाल पे जो डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वहाँ से हमें दिए हुए थे 25% आर लॉसेस। किस तरीके से दिए इसको समझिए। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास सपोज कैनाल है, पर ये हमारे पास ये हमारा फील्ड एरिया है। यहाँ से वाटर, ये हमारी कैनाल सिस्टम है। ओके, यहाँ पर हमें जो डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है फील्ड पर वो है 15.5 क्यूमैक। यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायरमेंट है किस फील्ड को, वो क्या एग्रीकल्चर क्या करने के लिए, कि जो हमारी क्रॉप्स है उसको सफिशिएंटली एग्रीकल्चर प्रोवाइड करने। यहाँ से 25% लॉसेज हो रहे हैं। वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस किसी भी तरीके से हो सकता है, इवोपरेट हो गया या फिर सीपेज हो गए। तो यहाँ पे 25% लॉसेज है, और यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछ रहा है वो क्यों डिज़ाइन की कैनाल के पॉइंट पर कितने हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, क्यों ज़्यादा, कितना होना चाहिए क्योंकि 25 जो भी हमारे पास जितना भी अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल होगा उसका 25% लॉस हो रहा है। लॉस होकर फिर यहाँ पर ये वैल्यू, तो हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, QD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, हमारे पास दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस, कितना माइनस, ये लॉस हो गया तो -25 QD। ये क्या लॉस में हो रहा है, तो -25 QD किस में से, इस वाले में से, और इक्वल टू फील्ड पर कितना होना चाहिए, ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 15.05 क्यूमैक। ओके, तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो 0.75 QD इक्वल टू 15.05, तो डिज़ाइन डिस्चार्ज की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 0.75। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.08 क्यूमैक। दिस इज द आंसर। इस तरीके से इस वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, याद देखिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 25% लॉसेस हो रहे थे, क्यों इस पॉइंट पर हमें डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, 25% लॉसेज हो रहे हैं, और यहाँ पर वैल्यू हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। QD माइनस लॉसेस कितने होते हैं, 25% ऑफ QD, और हमारे पास इक्वल टू इतना होना चाहिए। यहाँ पे 0.75 आ गया, जब हम डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से QD की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0./0.75। अगर आपको लॉसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर समझ में आ जाता है तो डायरेक्टली हम क्या डिवाइड कर दीजिए 0.75, वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। ये इतना जो हमने लिखा है ये ओनली समझने के लिए लिखा है कि किस तरीके से इक्वेशन आती है। अदरवाइज अगर 0.75 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं तो कभी कभी क्या समझ में नहीं आता कि आखिर ये 0.75 आ कहाँ से गया, वहाँ पे ये कहाँ से लॉसेस में से आया है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि कौन सी क्रॉप किस सीजन से रिलेटेड है वो हमें पता होना चाहिए। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में मिल जाएगी। देन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू क्या है, कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर हमारे पास जो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो हमारे पास है, यूनिट 2 में हमारे पास डिफरेंट हमने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, different what is the irrigation, what is the types of irrigation, classification. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.